हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? देखो, आपने ये चीज़ देखी है, आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है। अगर आपने उस बल्ब का स्विच ऑन कर दिया, देन इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। और जैसे ये ग्लो करेगा, व्हाट विल हैपन, थोड़ी देर बाद इट विल बिकम हॉट। जैसे हम इसको छुएंगे एकदम गरम गरम लगेगा। चलो, हमने यहाँ तो सोच लिया कि एक एलिमेंट था इसमें जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। अब बात करते हैं अगर फ़ैन की। आपके घर में सबके यहाँ फ़ैन होगा, सबने देखा होगा। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब फ़ैन चलता रहता है तो क्या होता है, अगर आप उसको टच करेंगे तो वो गर्म लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। कहीं कम अमाउंट में होती है, कहीं ज़्यादा अमाउंट में होती है। देखो, when an electric current flows through a metallic conductor, it gets heated up. This is called heating effect of current. अब क्या है, जहाँ भी करंट फ्लो करेगा उसमें हीटिंग हो जाएगी और उसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब क्या है, द हीट प्रोड्यूस्ड विल ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ मच टाइम द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है या हीटिंग एलिमेंट, ये डिवाइस होती है या फिर हम ये हीटर बोल रहे हैं, ये सब इसी इफ़ेक्ट पर ही काम करते हैं। क्या होता है, देखो, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ ध्यान से देखते हैं। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टिव मेटेलिक वायर। अब जैसे हमने वोल्टेज मतलब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया या वोल्टेज अप्लाई की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव, द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड। जैसे ही वो मूव करेंगे वो आपस में टकराएंगे। ये सोचो, एक भीड़ में जब लोग भागेंगे तो आपस में धक्का मुक्की होगी। इन द सेम वे, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो आपस में टकराते हैं विद द एटम। इन दिस कोलाइजन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, जैसे ही टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है टू द एटम एंड द एटम बिगिन टू वाइब्रेट। अब जैसे ही ये सब, इसको देखो ऐसे बताती हूँ, ये एक मेटल है, ठीक, मेटल का वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर से उधर भाग रहे हैं। अब ये भाग रहे हैं तो इस मेटल की वॉल पर टकराएंगे। अब मेटल किससे बना है, एटम से बना है, तो इसने क्या होगा, ये वाइब्रेट करने लगेगा। और जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन जितनी तेज़ी से कोलॉइड होंगे, कोलॉइड मतलब टकराएंगे, उतनी तेज़ी से ही ये वाइब्रेट होगा। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस कोलाइजन, अब ये वाइब्रेशन क्या है, हीट की फॉर्म में आएगी। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस कोलाइजन हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स जल्दी ज़्यादा जाएंगे, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ कोलाइजन, उतनी तेज़ी से टकराएंगे और उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन यूनिट टाइम डिपेंड्स ऑन, एक तो ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, आर पर, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल डिवाइस आई पर डिपेंड करती है, एंड थर्ड है द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, आई ज़्यादा है तो क्या होगा, टाइम जितना ज़्यादा फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली हीटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन। अभी हीटिंग इफेक्ट थोड़ा बहुत समझ में आया, अब इसको और क्लियर हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर आर सम ऑफ द home appliances that utilize the heating effect of current. In these appliances, the heating elements are made of nichrome, an alloy of nickel and chromium. Nichrome has a high specific resistance. हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था नाइक्रोम के बारे में कि नाइक्रोम में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, एंड कैन बी हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर्स विदाउट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखो, सपोज़ ये एक आयरन है, ठीक है,
इसमें ये एलिमेंट लगा हुआ है जो नाइक्रोम का है, और ये आयरन से वायर निकला, और ये हमने यहाँ पे स्विच है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, नाइक्रोम की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये वायर कॉपर का बना हुआ है और ये जो अंदर है ये नाइक्रोम का बना हुआ है। अब क्या होता है, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस कॉपर की कम है तो ये करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, यहाँ पे करंट तेज़ी से फ्लो करेगा क्योंकि किसका बना हुआ है, कॉपर का। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ तक आया करंट, अब ये किसका बना हुआ है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे करंट कम हो गया। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो जैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हीटिंग ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, ये हीट करना स्टार्ट कर देगा जिससे ये आयरन गर्म हो जाएगी। तो अब एक चीज़ को ध्यान से सोचो, यहाँ पर नाइक्रोम का वायर क्यों नहीं लगाया और यहाँ पे कॉपर का वायर क्यों नहीं लगाया। रीज़न बताती हूँ। हमने देखा, हमने पढ़ा, कॉपर की रेजिस्टेंस कम होती है लेकिन कॉपर में करंट ज़्यादा होता है। तो जैसे हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया तो करंट एकदम से यहाँ पहुँच गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे नाइक्रोम का वायर लगा देते तो क्या होता, नाइक्रोम में रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस मतलब किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करे जा रहा है, तो यहाँ तक करंट धीरे 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 पता नहीं कितनी देर में जाके यहाँ तक आता है, क्योंकि ये अपने को एब्जॉर्ब करने लगता है, रेजिस्टेंस कर रहा है। रेजिस्टेंस मतलब अपने अंदर बर्दाश्त कर रहा है, उस करंट को रोक रहा है अपने अंदर। इसीलिए ये वाला जो वायर होता है ये कॉपर का हो गया। अब यहाँ पर ही नाइक्रोम क्यों लगाया, अगर हम यहाँ पर कॉपर का वायर लगाएंगे तो हीटिंग यहाँ से जल्दी 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 जाती जाएगी, ये हीट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ये करंट को आगे भेजता रहेगा। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे नाइक्रोम का वायर लगा दिया, अभी क्या करेगा, यहाँ से करंट, कॉपर का वायर था तो करंट तेज़ी से यहाँ आया और यहाँ पे आके नाइक्रोम ने इससे जो जितना भी करंट आ रहा था उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। अभी जैसे जैसे एब्जॉर्ब करता जाएगा ये एलिमेंट मतलब नाइक्रोम हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक आयरन गर्म हो जाएगी। लेकिन ये वायर नहीं गर्म होता, हमेशा आयरन गर्म होती है, ये वायर नहीं गर्म होगा। क्यों नहीं गर्म होगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस कॉपर की कम है लेकिन नाइक्रोम की ज़्यादा है। ये चीज़ समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। ऐसे ही और अप्लायंसेस की अगर बात करते हैं तो ये देखो, ये हीटिंग रॉड है, इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड। इसमें क्या होता है, ये देखो वायर जो है इसका, ये वाला वायर, ये कॉपर का या सिल्वर का या किसी मेटल का बना हुआ होगा, लेकिन ये किसका, एलॉय का बना हुआ होता है। एलॉय की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर यहाँ एलॉय होगा तो ये यहीं हीट हो जाएगा और यहीं पे पिघला के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये कॉपर का बना हुआ है और ये नाइक्रोम का बना हुआ है तो ये यहाँ पे करंट आएगा और ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। हीट होगा तो यहाँ पर इसकी वजह से वाटर गर्म हो जाएगा। नाइक्रोम हैज़ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नाइक्रोम के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट की तरह। अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने फ्यूज़ तो देखा होगा, इस फ्यूज़ में हमेशा यहाँ पे कॉपर वायर लगा हुआ होता है, यहाँ पर कॉपर वायर लगा हुआ होता है जो कनेक्टेड होता है, फिर हम इसको इधर लगा देते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। अब क्या होता है, कभी भी बहुत तेज़ी से अगर करंट आता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी, कभी कभी बहुत तेज़ वोल्टेज आती है तो क्या होता है, ये पिघल जाता है। ये पिघल जाएगा तो ये जो कनेक्शन है ये ब्रेक हो जाएगा। देखो ये अभी ऐसे है, अब लेकिन बहुत तेज़ी से करंट आया तो ये यहाँ से पिघल गया और यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया। अब डिस्कनेक्ट हो गया, जब करंट ही नहीं है यहाँ पर तो आगे करंट नहीं सप्लाई होगा, और सिर्फ एक इस छोटे से फ्यूज़ की वजह से हमारे घर के कितने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेव हो गए, क्योंकि इसने जैसे ही देखा ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसके पास जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज आई ये मेल्ट हो गया, और ये जैसे ही मेल्ट हुआ तो करंट
घर में आना बंद हो गया, करंट बंद हो गया तो यही ख़राब हुआ, लेकिन हमारे घर में जो इतने कॉस्टली अप्लाइंसेस होते हैं वो बच गए। अब इसको हम पढ़ते हैं। फ्यूजेज आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस फ्रॉम द हीट डेवलप्ड बाय द पासेज ऑफ एक्सेसिव करंट। जब बहुत तेज़ी से करंट आता है तब उससे अपने इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को बचाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ अ वायर मेड ऑफ अ लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। ऐसी चीज़ का, कॉपर का या किसी भी ऐसी चीज़ का बना हुआ होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मतलब कम होगा तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो टूट जाएगा, टूट जाएगा तो हमारी और अप्लाइंसेस बच जाएंगे। इट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट इफ़ करंट एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यूम। जैसे ही करंट बहुत तेज़ी से आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब वो ओपन सर्किट है तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा और हमारे अप्लायंसेस सेव हो जाएंगे। लेड एंड कॉपर वायर मेल्ट एंड बर्न आउट व्हेन द करंट इंक्रीजेस 5 एम्पियर एंड 35 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। मतलब लेड 5 एम्पियर में जैसे करंट 5 एम्पियर से ऊपर जाता है तो लेड मेल्ट हो जाता है, कॉपर वायर 35 एम्पियर से ज़्यादा जब होता है। द ओनली डिसएडवांटेज विद द अबव फ्यूजेज इज़ दैट वंस फ्यूज वायर इज़ बर्नड ड्यू टू एक्सेसिव करंट दे नीड टू बी रिप्लेस्ड। तो जैसे ही फ्यूज़ वायर ख़राब होता है, फ्यूज़ वायर मेल्ट होता है तो हमें इसे रिप्लेस करना पड़ता है। ये आता है मोस्टली मेरे ख्याल से 200, 250, 200 और 250 रुपीज़ का आता होगा, लेकिन इससे हमारे कितने कॉस्टली अप्लाइंसेस बच जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। Nowadays in houses, circuit breakers strippers are also used instead of fuses। हम लोग घर में MCBs लगाने लगे हैं, जिससे क्या होता है, करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो नीचे MCB का स्विच होता है, वो ऊपर रहता है, जैसे ही ज़्यादा करंट आता है तो वो डाउन हो जाता है और उससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का पासेज रुक जाता है। When there is an excessive current produced due to faulty wire connection, the circuit break with switch opens। सर्किट ब्रेक हो जाता है, वही बात है। आफ्टर रिपेयरिंग द फॉल्टी कनेक्शन वी कैन क्लोज द सर्किट ब्रेक स्विच। अब वो ओपन सर्किट था क्योंकि वो स्विच गिर गया था, स्विच सर्किट ब्रेक हो गया था और अब वो सर्किट हमने जब उसे सही कर दिया तो वो वापस से सही हो गया। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना है 3380 डिग्री सी, मतलब 3400 के अप्रॉक्स इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ग्लास बल्ब के अंदर जो लगा हुआ होता है, आप कभी देखो अगर फ्यूज़ बल्ब को तो उसमें वो एलिमेंट टूटा हुआ होता है। इट इंसिडेंटेंट इलेक्ट्रिक लैम्प ओनली अबाउट 5% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड द रेस्ट इज़ वेस्टेज एज हीट। जैसे ये पहले बल्ब चलते थे ये वाले, तो ये क्या करते थे, ये सिर्फ यहाँ पर देखो दे गेव ओनली 5% इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। मतलब ये सिर्फ 5% लाइट देते थे और बाकी का हीटिंग में यूज़ करते थे। तो आपने देखा होगा कभी क्या आप देखोगे मार्केट में, अगर आप पैटीज़ लेने जाओगे तो कोई शॉप पर जहाँ पर वो पैटीज़ या ऐसे कुछ चीज़ें रखते हैं वहाँ पे बल्ब जला देते हैं। बल्ब की हीटिंग से वो गर्म रहती हैं और वो सीलती नहीं है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प्स, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक आर्क ऑल्सो यूटिलाइज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये सब जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वगैरह है वो इसी को अप्लाई करते हैं और इसीलिए हम अभी जो इसकी बात कर रहे थे, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आजकल हम लोग घरों में CFL को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कम लाइट में हमें कम इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा लाइट एनर्जी मिल जाती है। अब आगे आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, इन 1841 जूल फाउंड दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर द हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इट। जैसे ही किसी कंडक्टर में करंट को पास करते हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अब वो हीट क्या है, वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट इज हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब करंट ज़्यादा तो हीट ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट ज़्यादा और टाइम ज़्यादा तो हीट ज़्यादा। अब टोटल हमने क्या निकाला, H इज़ प्रोपोर्शनल टू I² RT। ये इसका फॉर्मूला है। इसको कभी कभी E भी लिख देते हैं, हीट एनर्जी की बजाय एनर्जी भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब
इसमें आगे देखते हैं, कंसीडर अ करंट। अब ये एक सर्किट है, यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो देखो, कंसीडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस में यहाँ पे ये फ्लो हो रहा है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ये दिखाया है। लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस द वर्क डन इन मूविंग। देखो वर्क क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू, हमने पीछे भी पढ़ा था, W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अब Q की वैल्यू क्या होती है, IT, तो क्या हो गया VIT। अब V की होती है IR, तो I स्क्वायर RT, हम इसको प्रूव कर सकते हैं, W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इसको ऐसे भी बताया जा सकता है। अब पावर क्या होती है, देखो पावर क्या होती है, सपोज दो आदमी हैं, दोनों को सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बोला है। तो एक ने क्या करा, उस सीढ़ी में उन्हें स्टेयर्स पे चढ़ना है सपोज, और उन्हें 100 स्टेयर्स पर को क्रॉस करके ऊपर जाना है। तो देखो एक आदमी तो चढ़ गया 15 सेकेंड्स में, और एक को लग गए 1 मिनट 100 स्टेयर्स पर चढ़ने में। तो हम क्या कहेंगे कि जो 15 सेकेंड्स में चढ़ा उसके पास पावर ज़्यादा है। पावर कैसे निकाली, एनर्जी तो दोनों ने इक्वल लगाई स्टेयर्स पर चढ़ने की, लेकिन एक ने टाइम कम लगाया और एक ने टाइम ज़्यादा लगाया। तो उससे हमने, जिसने टाइम कम लगाया तो उसने कह दिया कि उसमें पावर ज़्यादा है। तो पावर इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और मैंने आपको स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ भी रेट आ जाए उसे टाइम से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। तो W की वैल्यू क्या होती है, VIT, अभी हमने पीछे देखी थी, सॉरी, W की वैल्यू VIT अपॉन T, I से I कैंसिल हो गया, तो W इज इक्वल्स टू, सॉरी, पावर इज इक्वल्स टू VI। ठीक है, अब I स्क्वायर RT अपॉन T, तो I स्क्वायर R हो गया, और यहाँ पर V स्क्वायर T अपॉन RT था, तो V स्क्वायर अपॉन R। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब पावर की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। डेफिनेशन वॉट की क्या है, व्हेन वन पोटेंशियल डिफरेंस, इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट causes a current of 1 ampere to flow through a conductor or a wire, the electric power consumed is 1 watt। तो 1 watt कब होगी, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक वायर में, और जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा 1 एम्पियर, तो उसमें उसकी पावर कितनी होगी, 1 वाट। अब ये फॉर्मूले हैं। P का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो V स्क्वायर R, I स्क्वायर R और VI। और अगर ये पावर का है, पावर से पहले हमने, अब हम देखते हैं V का। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, RI P अपॉन I अंडर रूट P इंटू R। अगर हम रेजिस्टेंस का देखें, V अपॉन I, V स्क्वायर अपॉन P, P अपॉन I स्क्वायर। और अगर I का फॉर्मूला देखें, V अपॉन R, P अपॉन V, P। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ किलोवाट आर। हम लोग अभी तक नॉर्मली वाट वगैरह पढ़ रहे थे, लेकिन कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आर। किलोवाट आर क्या होती है, 1 किलोवाट आर इज़ द पावर कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 वाट की पावर को जब हम 1 वाट पावर 1 घंटे तक लगातार यूज़ करते रहेंगे। सपोज़ मेरे घर में 1 वाट का एक बल्ब है, 1 वाट का एक बल्ब है, उसको मैंने 1 घंटे तक चलाया, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आर एंड जूल। अब 1 किलोवाट आर की बात करते हैं तो 1 किलोवाट आर, तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। ठीक है, और 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। तो 36 2 0 ये रहे और 3 0 ये आ गए, तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 10 टू पावर 6 जूल।
समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करके बता दीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ईजी चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कंसेप्ट से समझोगे तो बहुत इजी लगेगा, और अगर इसको ढंग से नहीं समझोगे तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।